स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सेलोस थ्योरम, सेलो का प्रमेय। तो फर्स्ट सेलोस थ्योरम हम देखते हैं, प्रथम सेलो प्रमेय, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ। लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप, मान लो जी एक परिमित समूह है, एंड लेट पी बी आ प्राइम, तथा पी एक अभाज्य संख्या है। इफ p टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, यदि p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को विभाजित करता है, देन g हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर m, तो g एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि p की पावर m है। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट g बी अ फाइनाइट ग्रुप, मान लो g एक परिमित समूह है, एंड लेट p बी अ प्राइम, तथा p एक अभाज्य संख्या है। तो हम इसका प्रूफ इंडक्शन मेथड से करेंगे। हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n। वी विल प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम इस प्रमेय का सत्यापन गणितीय आगमन विधि से करेंगे। अब गणितीय आगमन विधि क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या है? सबसे पहले हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देना पड़ेगा। फिर हम ये एग्ज्यूम करके चलेंगे कि ये जो थ्योरम है यह ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप हुज ऑर्डर लेस देन n। हम ये मानकर चलेंगे यह प्रमेय उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिसकी कोटि n से कम है। फिर हम g के लिए मतलब n के लिए ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n मतलब n के लिए इसका पूरा प्रूफ देंगे। तो हमने पहला केस लिखा है व्हेन ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n इक्वल टू 1, मतलब ऑर्डर ऑफ g जब n 1 है, n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ g 1 है, तो g में केवल एक एलिमेंट होगा। g हैज ओनली 1 एलिमेंट, मतलब g में केवल आइडेंटिटी होगा। तो ऑर्डर ऑफ g हम जब 1 लें तो g में केवल एक ही अवयव होगा, आइडेंटिटी। सिंस p इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ p इज 2। चूंकि p एक अभाज्य संख्या है इसीलिए p का न्यूनतम मान 2 होगा, और p का न्यूनतम मान 2 है इसलिए p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g यहाँ पे 1 है और p का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो p टू द पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आप थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पे लिखता है इफ p टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, यदि p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को विभाजित करता है तो, यदि ऐसा है तो आगे का रिजल्ट आपको प्रूव करना है। यदि ऐसा नहीं है तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इफ p टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन g हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर m। g एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि p की पावर m है। यदि ऐसा है तब ये आपको प्रूव करना है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि p का मिनिमम वैल्यू 2 होता है और ऑर्डर ऑफ g आपका 1 है। तो हम लिख देंगे कि यह प्रमेय n इक्वल टू 1 के लिए स्वतः सत्य है। Hence the theorem is true for n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए यह प्रमेय स्वतः सत्य है। अब हम सेकंड केस करते हैं। Assume that the theorem is true for all groups whose order less than n। मान लो कि यह प्रमेय उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिसकी कोटि n से कम है। तो n से कम ऑर्डर वाले जितने भी ग्रुप आएंगे उसके लिए थ्योरम ट्रू माना जाएगा। मान लेते हैं लेट जेड जी बी द सेंटर ऑफ जी। मान लो जेड जी का एक केंद्र है। दो यहाँ पर हम दो अलग अलग केस लेंगे। पहले हम लेंगे p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी, सेकंड केस में लेंगे p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी। या तो p ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करेगा या तो p ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड नहीं करेगा। तो पहले हम ले रहे हैं इफ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी, यदि p ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करता है, देन बाय कॉची थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। तो आबेली समूह के लिए कौन सी प्रमेय से, आबेली समूह के लिए कौन सी प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर हमेशा अबेलियन होता है, सेंटर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होते हैं। इसी कारण सेंटर जो होता है वह आबेली होता है, अबेलियन होता है। इसीलिए हम कॉची थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप लगा सकते हैं। आबेली समूह के लिए कौची का प्रमेय यूज कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट कहता है देयर इज एन एलिमेंट, यहाँ पर जब कॉची थ्योरम पढ़ाया था तो ए लिखा था, यहाँ बी मैं लिखा हूँ, ए बिलोंग टू जी सच दैट ए की पावर p इक्वल टू ऐसे बताया था मैंने। यहाँ पर ए न लेके बी ले रहा हूँ, बी बिलोंग टू जेड ऑफ जी। जेड ऑफ जी के लिए कौन सी प्रमेय लागू होगा ना, जेड ऑफ जी सच दैट बी की पावर p इक्वल टू ई। या आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू p। तो ये लाइन कहाँ से आ रहा है, कॉची थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। ये मैं करा चुका हूँ आप लोगों को।
है ना। आबेली समूह के लिए कौन सी प्रमेय से एक अवयव बी बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी में इस प्रकार है कि बी की पावर पी इक्वल टू ई, या आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू पी। अब हमने मान लिया कैपिटल बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय बी। ये जो स्मॉल बी है इससे जनरेट होने वाला एक साइक्लिक ग्रुप है कैपिटल बी। स्मॉल बी इसका जनरेटर है और कैपिटल बी एक साइक्लिक ग्रुप है। माना कैपिटल बी एक चक्रीय समूह है जो स्मॉल बी से जनित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल बी इस फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ पे बी जो है जनरेटर है कैपिटल बी का, जी जो है स्मॉल बी जो है कैपिटल बी का एक जनक अवयव है। और एक बात और याद रखिए कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटिंग एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल होता है। तो कैपिटल बी साइक्लिक ग्रुप है और स्मॉल बी इसका जनरेटिंग एलिमेंट है, तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। और ऑर्डर ऑफ बी हमने क्या बोला है पी, तो ऑर्डर ऑफ कैपिटल बी भी पी है। अब हमने मान लिया लेट जी बार इक्वल टू जी अपॉन बी, तो ऑर्डर ऑफ जी बार आएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन बी। तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारा पी है, तो ऑर्डर ऑफ जी बार आएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन पी। हमें पता है क्वेश्चन में लिखा है पी की पावर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है पी टू द पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो पी की पावर एम माइनस वन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन पी को। इसमें पी से डिवाइड कर दिए तो पी की पावर एम माइनस वन इसको डिवाइड कर लेगा। अब इसका जो वैल्यू है वो ऑर्डर ऑफ जी बार के इक्वल है, तो पी टू द पावर एम माइनस वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बार। और यहाँ पर देख रहे हैं जी बार का ऑर्डर और जी के ऑर्डर में जी का ऑर्डर बड़ा होगा क्योंकि ये तो कोसेन ग्रुप है जी का। तो ऑर्डर ऑफ जी बार जो है वो लेस देन एन है क्योंकि इसका ऑर्डर हमने एन माना है, तो इसका जी बार का ऑर्डर एन से छोटा है। इसका मतलब है कि हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस जी बार के लिए लागू होगा। दस बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर जी बार। अतः हमारी गणितीय परिकल्पना से यह प्रमेय जी बार के लिए सत्य है। क्यों सत्य है? हमने क्या बोला था? हमने बोला था एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू। हमने बोला था एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर लेस देन एन। यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर ऑफ जी बार लेस देन एन है ना। तो इसका मतलब यह है कि जी बार के लिए यह प्रमेय सत्य है। जी बार के लिए ये थ्योरम सत्य है। ये जो थ्योरम है सत्य है, तो हम क्या लिखेंगे? जी बार है जा, जी की जगह जी बार आएगा क्योंकि जी बार के लिए थ्योरम सत्य है। जी बार है जा सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम नहीं आएगा, यहाँ पे पी की पावर एम माइनस वन डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी बार को, तो क्या आएगा? जी बार है जा सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम माइनस वन। यहाँ पी की पावर एम डिवाइड करता था ऑर्डर ऑफ जी को, लेकिन यहाँ हमने क्या साबित किया है? पी टू द पावर एम माइनस वन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी बार को। तो हम लिखेंगे जी बार है जा सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम माइनस वन। जी बार एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि पी की पावर एम माइनस वन है। उस सब ग्रुप का नाम हम पी बार देते हैं। तो पी बार जो है पी बाई बी के फॉर्म में है क्योंकि जी बार भी जी बाई बी के फॉर्म में था। आप देखिए जब हमने जी बार डिफाइन किया जी बाई बी लिया था, तो पी बार जो है यह सब ग्रुप है जी बार का और इसका जो ऑर्डर है वह पी की पावर एम माइनस वन है। और पी क्या है? यहाँ पी जो है वह सब ग्रुप है जी का। पी जो है जी का उपसमूह है। तो ऑर्डर ऑफ पी बार निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ पी बाई बी आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ पी अपॉन ऑर्डर बी। इसका वैल्यू पी की पावर एम माइनस वन है ऑर्डर ऑफ पी बार, और ऑर्डर ऑफ बी पी है, तो ऑर्डर ऑफ कैपिटल पी आ रहा है पी की पावर एम, और पी किसका सब ग्रुप है? जी का एक सब ग्रुप है पी और उसका ऑर्डर पी की पावर एम आ रहा है। Thus we have shown that G has a subgroup P of order P की पावर M। अतः हमने यह दिखाया है कि G एक ऐसा उपसमूह कैपिटल P रखता है जिसकी कोटि P की पावर M है। अब हम आते हैं इफ P does not divide order of G, यदि P ऑर्डर ऑफ ZG को डिवाइड नहीं करता है। द क्लास इक्वेशन ऑफ G का वर्ग समीकरण याद रखिए। पी की पावर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब पी भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, पी डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ जेड जी को। इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं डिवाइड करता है, तो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। 2 इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता है, तो इसको भी 2 डिवाइड नहीं करेगा। 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 10, लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 जो है वह 7 को भी डिवाइड नहीं करता है। याद रखना, अगर P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है लेकिन इसको डिवाइड नहीं करता तो इसको भी डिवाइड
नहीं करेगा, क्योंकि इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता है, तो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन को पी डिवाइड नहीं करेगा। इसको हम सी ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी ए। तो स्मॉल सी ए इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन। तो स्मॉल सी ए को डिवाइड नहीं करेगा। जब पी डिवाइड नहीं करेगा तो पी की पावर एम भी सी ए को डिवाइड नहीं करेगा। अब सी ए इक्वल टू ये होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू सी ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ए। पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। पी की पावर एम डिवाइड नहीं करता है सी ए को, ये भी आपने साबित किया है। पी की पावर एम इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता है, इसको डिवाइड करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये आप देखिए। जैसे मैं लिखता हूँ 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। 2 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड नहीं करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता है, इसको डिवाइड 100% करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ पी की पावर एम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एन ए को, और ऑर्डर ऑफ एन ए जो है वो लेस देन एन आएगा, है ना, क्योंकि एन ए जो है जी का सब ग्रुप होता है। इसी कारण ऑर्डर ऑफ एन ए लेस देन एन होगा। दस बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन ए। अतः हमारी गणितीय परिकल्पना से एन ए के लिए प्रमेय सत्य है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस एन ए हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम। क्यों? क्योंकि पी की पावर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एन ए को। तो हम लिखेंगे अतएव एन ए एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि पी की पावर एम है। क्यों है ऐसा हमने लिखा? क्योंकि एन ए के लिए हमारा थ्योरम सत्य है। द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन ए। अब एन ए किसका सबसेट है? जी का। एन ए तो सब ग्रुप है जी का। तो एन ए है या सब ग्रुप, एन ए जब सब ग्रुप रखता है तो जी भी रखता है, क्योंकि एन ए जी के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी हैव शोन दैट जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। यहाँ लिखा है एन ए हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, लेकिन एन ए किसके अंदर है? जी के अंदर। तो हम लिखेंगे जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है एन ए एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि पी के पावर एम है, लेकिन एन ए किसके अंदर है? जी के अंदर। इसीलिए हमने अब हम क्या बोलेंगे, हमने यह दिखाया है कि जी एक ऐसा उपसमूह रखता है। एन ए की जगह क्या लिख देंगे? जी, क्योंकि एन ए से बड़ा जी है। जी एक ऐसा उपसमूह रखता है जिसकी कोटि पी की पावर एम है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पी साइलो उपसमूह, पी साइलो सब ग्रुप। तो पी साइलो उपसमूह क्या होता है देखते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। मान लो जी एक परिमित समूह है। एंड लेट पी बी अ प्राइम, तथा पी एक अभाज्य संख्या है। लेट पी टू द पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। माना पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करता है। एंड पी टू द पावर एम प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तथा पी टू द पावर एम प्लस 1 ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित नहीं करता है। Then तब एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम, एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम इज कॉल्ड अ पी सेलो सब ग्रुप ऑफ जी। तब जी का कोई उपसमूह जो पी की पावर एम कोटि का है, जी का एक पी सेलो उपसमूह कहलाता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पी की पावर एम डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को, लेकिन पी की पावर एम प्लस 1 वह डिवाइड नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को। तो पी की पावर एम ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वह पी साइलो सब ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। कितने ऑर्डर का? पी की पावर एम ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वह पी साइलो सब ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। पी ग्रुप, पी ग्रुप क्या होता है? पी समूह क्या होता है देखो। लेट पी बी अ प्राइम, माना पी एक अभाज्य संख्या है। एंड जी बी अ ग्रुप, तथा जी एक समूह है। इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ पी। क्या कहा? यदि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि पी के कुछ घात में है ना, जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ जी, सम पावर ऑफ पी, पी के ही पावर में इसके ऑर्डर आएंगे। पी हो सकता है पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4। इस प्रकार से जी के जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर पी के पावर में रहेगा। तो जी इज कॉल्ड पी ग्रुप। तो जी को पी समूह कहते हैं। कब? जब जी का प्रत्येक अवयव की कोटि पी के कुछ घात में है। पी का घात 1, पी का घात 2, पी का घात 3, पी का घात 4। इस प्रकार से जी के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर जो है पी के घात में ही आना चाहिए। तो हम जी को पी समूह कहते हैं, पी ग्रुप कहते हैं।
कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है? सहयोगी उपसमूह। ये देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप, माना जी एक समूह है, एंड लेट ए तथा ए एंड बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, तथा ए और बी जी के दो उपसमूह हैं। इफ, यदि ए इज इक्वल टू जी बी जी इनवर्स, वेयर जी बिलोंग टू कैपिटल जी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स। तो ए तथा बी को सहयोगी उपसमूह कहते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जी बी जी इनवर्स आना चाहिए, जहां पर जी बिलोंग करता है कैपिटल जी में। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ए और बी कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहलाएंगे, सहयोगी उपसमूह कहलाएंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इफ ए इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स, वेयर एक्स बिलोंग टू जी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स। यदि ए बराबर है एक्स बी एक्स इनवर्स के, ए किसके इक्वल है? एक्स बी एक्स इनवर्स के, जहां पर एक्स जी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप ए और बी को कॉन्जुगेट सब ग्रुप, सहयोगी उपसमूह कह सकते हैं। कोसेट क्या होता है देखिए, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। एच क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का। जी क्या है? ग्रुप है। देन एच एक्स, कैपिटल एच एक्स, इसमें एच एक्स टाइप नंबर होंगे जहां पे स्मॉल एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच में। तो ये जो सेट है इज कॉल्ड अ कोसेट ऑफ जी। इसको हम क्या कहते हैं? जी का एक सहसमुच्चय कहते हैं। याद रखना, दिस इज कॉल्ड कोसेट ऑफ जी। कुछ प्रॉपर्टी कोसेट की, इसको याद रखना। जैसे एच एक्स और एच वाई इक्वल है तो ये इंप्लाई करता है एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, या एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग टू एच है तो ये इंप्लाई करता है एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई। यहाँ से यहाँ आप आ सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, दोनों को मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग टू एच। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी। याद रखना इसको, कोसेट की प्रॉपर्टी। ये भी याद रखिए, एच एक्स डॉट वाई होता है एच एक्स डॉट एच वाई, ये प्रॉपर्टी भी याद रखिए। ये भी याद रखिए, अगर एच एक्स इज इक्वल टू एच आता है तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। ये जो एक्स है कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ से यहाँ भी। ऑर्डर ऑफ एच एक्स और ऑर्डर ऑफ एच इक्वल होता है, मतलब कोसेट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है। डबल कोसेट क्या होता है देखिए, द्विक सहसमुच्चय, डबल कोसेट। इसमें क्या होगा? जी एक ग्रुप है और ए और बी दोनों सब ग्रुप हैं जी के। ये डबल कोसेट कहलाएगा। ए एक्स बी, ए एक्स बी में ए एक्स बी टाइप नंबर है, जहाँ पे ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में। तो ये जो सेट है ये कहलाता है इज कॉल्ड डबल कोसेट ऑफ जी। इसको जी का द्विक सहसमुच्चय कहते हैं, है ना। अभी थोड़ा पहले मैंने बताया था कोसेट का जो देखो, ये एक्स लेफ्ट साइड में जिसको हम लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, यहाँ एक्स राइट साइड में तो राइट कोसेट। तो जो कोसेट का ऑर्डर है और सब ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है ना। जैसे ऑर्डर ऑफ एक्स बी भी ऑर्डर ऑफ बी की इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ बी एक्स करेंगे तो भी ऑर्डर ऑफ बी की इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स बी एक्स इनवर्स कर देंगे तो भी ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। ये फार्मूला आप याद रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ऑर्डर ऑफ जी एच होता है ऑर्डर ऑफ जी डॉट ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन एच। ये भी आप याद रखिए। और ये भी याद रखिए, ऑर्डर ऑफ जी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी, मतलब जितने भी डबल कोसेट है सभी के ऑर्डर को प्लस करोगे तो जी का ऑर्डर मिल जाएगा। जी इज अ ग्रुप, जी क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप का ऑर्डर हमें निकालना है, तो जितने भी डबल कोसेट है सबके ऑर्डर को प्लस करोगे तो हमें ग्रुप का ऑर्डर मिलेगा। क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन यदि ए तथा बी समूह जी के दो परिमित उपसमूह हैं तब ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स। तो इसका हमें प्रूव करना है। यहाँ पर जी एक ग्रुप है और ए और बी दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं जी के। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन किया, डिफाइन अ मैपिंग टी फ्रॉम ए एक्स बी टू ए एक्स बी एक्स इनवर्स सच दैट, इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है कि टी ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू है ए एक्स बी एक्स इनवर्स। इसका जो एलिमेंट है वो ए एक्स बी के फॉर्म में होगा, इसका जो एलिमेंट है वो एक ए एक्स बी एक्स इनवर्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पर ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। इस प्रकार से हमने एक मैपिंग डिफाइन किया। अब इस मैपिंग को हम बताएंगे 1 1
और ऑन टू। जब ये मैपिंग 1 1 ऑन टू हो जाएगा उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट आर इक्वल, मतलब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होगी, दोनों की कोटि बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब ये मैपिंग टी जो है 1 1 हो और ऑन टू हो। तो पहले सबसे पहला काम यही है हमारा कि हम इन दोनों के ऑर्डर को इक्वल करना चाहते हैं, इसका हम यूज करेंगे आगे। तो ऑर्डर ऑफ AXB और ऑर्डर ऑफ AXB X इनवर्स इक्वल आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है T इज 1 1, T एक ही है, तो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? T ऑफ A1XB1 इज इक्वल टू T ऑफ A2XB2, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमें लाना है A1XB1 इज इक्वल टू A2XB2, है ना। 1 1 के लिए क्या करना होता है एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1 1 हम ऐसे प्रूव करते हैं। 1 1 देखो, जैसे T ऑफ X इज इक्वल टू लिखिए T ऑफ Y, तो क्या आना चाहिए? T ऑफ X इज इक्वल टू T ऑफ Y लिखिए तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए X इज इक्वल टू Y, है ना। तो यहाँ पर X और Y लिए हमने, T ऑफ X T ऑफ Y, यहाँ X और Y नहीं लेंगे, हम इस टाइप नंबर लेंगे क्योंकि हमारा जो सेट है वो AXB है। तो इसमें कौन है मेंबर? A1XB1 और दूसरा नंबर क्या लिए? A2XB2। इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं तो हमें लाना क्या है? इतना इज इक्वल टू इतना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप देखिए T ऑफ A1XB1, यहाँ से आप देखिए क्या होगा? A1XB1 X इनवर्स होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ से A2XB2 X इनवर्स होगा। बोथ साइड S का मल्टीप्लाई कर दिए तो X इनवर्स डॉट X यहाँ पे आ जाएगा X इनवर्स डॉट X, इसका वैल्यू E हो जाएगा, E रख दिए तो B1 डॉट E B1 ही होगा। हम देख रहे हैं A1XB1 इक्वल टू A2XB2 आ गया, मतलब T 1 1 हो गया। अब ऑन टू हमें कैसे बताना होता है? ऑन टू के लिए हमें ये बताना होता है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लें उसका प्री इमेज यहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ के एलिमेंट के, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के संगत यहाँ एक अवयव उपस्थित है, समझा? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट देयर इज अ प्री इमेज इन दिस सेट, है ना। यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी टी ऑन टू होगा। तो हमने लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी, AXB X इनवर्स बिलोंग करेगा AXB X इनवर्स में और AXB बिलोंग करेगा AX में, सच दैट T ऑफ AXB हम निकालेंगे तो ये आएगा AXB X इनवर्स, मतलब इसका प्री इमेज ये है और ये बिलोंग करता है यहाँ और ये बिलोंग करता है यहाँ, इसका मतलब T ऑन टू है। केवल आपको स्टेट करना है, ऑन टू के लिए आपको केवल लिखना है ना, इतना लिख दोगे समझ में आ जाएगा कि T ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या बताना है हमें कि इसका जो प्री इमेज ये है और ये बिलोंग करता है इस सेट में और ये जो है इस सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ हिंदी में हमने लिखा है प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी के लिए AXB X इनवर्स बिलोंग करेगा AXB X इनवर्स में एंड तथा AXB बिलोंग करेगा AXB में, इस प्रकार है कि T ऑफ AXB इक्वल टू AXB X इनवर्स, इसका मतलब है इसका जो प्री इमेज है AXB है और यह एलिमेंट है इसका और यह एलिमेंट है इसका, इसका मतलब T ऑन टू है, आच्छादक है। अब T 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो हम लिखेंगे T इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम AXB टू AXB X इनवर्स। T AXB से AXB X इनवर्स में एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, इन दोनों की कोटि बराबर होगी क्योंकि T जो है 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है। तो दोनों का ऑर्डर हमने इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 दिया। ये फार्मूला आप याद रखिए, इस फार्मूला को याद रखना है। G के प्लेस पे ले रहे हैं A और H के प्लेस पे ले रहे हैं XB X इनवर्स। G के प्लेस पे A और H के प्लेस पे क्या ले रहे हैं? XB X इनवर्स। तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ A डॉट ऑर्डर ऑफ XB X इनवर्स अपॉन ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन XB X इनवर्स। इसका ऑर्डर और B का ऑर्डर इक्वल होता है, बता चुका हूँ मैं। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ B, तो इसका वैल्यू इसके इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका वैल्यू इसके इक्वल है, इसका वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ऑर्डर ऑफ AXB इक्वल टू आ जाएगा ऑर्डर ऑफ A डॉट ऑर्डर ऑफ B अपॉन ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन XB X इनवर्स। पढ़ने वाले हैं सेकंड साइलोस थ्योरम, द्वितीय सेलो प्रमेय। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर प्रूफ देखेंगे। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, मान लो G एक परिमित समूह है एंड
पी बी ऑफ प्राइम तथा पी एक अभाज्य संख्या है इफ p to the power n divides order of g but p to the power n plus 1 does not divides order of g। यदि p की पावर n ऑर्डर ऑफ g को विभाजित करता है किंतु p की पावर n plus 1 ऑर्डर ऑफ g को विभाजित नहीं करता है, देन एनी टू सबग्रुप्स ऑफ g ऑफ ऑर्डर p की पावर n आर कॉन्जुगेट। तब p की पावर n कोटि के g के कोई दो उपसमूह संयुग्मी होते हैं। p की पावर n कोटि के g के दो सबग्रुप हमें लेना है, दो उपसमूह लेना है और उन्हें बताना है वह संयुग्मी होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एनी टू सबग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर p की पावर n ऑर्डर के g के दो सबग्रुप हमें लेना है और दोनों सबग्रुप को हमें कॉन्जुगेट बताना है, संयुग्मी बताना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट जी बी ऑफ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी ऑफ प्राइम, माना जी एक परिमित समूह है तथा पी एक अभाज्य संख्या है। हमने मान लिया पी की पावर n डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को और पी की पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ जी को। लेट कैपिटल N कैपिटल B बी टू सबग्रुप्स ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू पी टू द पावर n एंड ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू पी की पावर n। हम दो सब ग्रुप ले रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी जी के, और दोनों का ऑर्डर पी की पावर एन है। मान लो ए तथा बी जी के दो उपसमूह इस प्रकार हैं कि ऑर्डर ऑफ ए पी की पावर एन है और ऑर्डर ऑफ बी भी पी की पावर एन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कहता है कि पी की पावर एन ऑर्डर का कोई अगर हम दो सब ग्रुप लेते हैं तो दोनों कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सब ग्रुप लिया ए और बी और दोनों के ऑर्डर हमने p की पावर n लिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट a एंड b आर कॉन्जुगेट। तब हमें दर्शाना है कि a तथा b संयुग्मी हैं। सपोज इफ पॉसिबल a एंड b आर नॉट कॉन्जुगेट, यदि संभव हो तो माना a तथा b संयुग्मी नहीं है। यहाँ हम गलत सपोज कर रहे हैं, जो हमें प्रूफ करना है वो हम सपोज ना करके उसके अपोजिट हम सपोज कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना था ए और बी कॉन्जुगेट हैं और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ए और बी कॉन्जुगेट नहीं है, संयुग्मी नहीं है। इसका मतलब हमें कंट्राडिक्शन मिलेगा। क्या मिलने वाला है, कंट्राडिक्शन। जैसे ही कंट्राडिक्शन मिलेगा हम कहेंगे कि ए और बी कॉन्जुगेट हैं, ए एंड बी आर कॉन्जुगेट, संयुग्मी है। तो ठीक है, हमने ये माना है ए और बी दोनों नॉट कॉन्जुगेट हैं, संयुग्मी नहीं है। इसका मतलब है ए डज नॉट इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इनवर्स। ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी को हमने बोला है वह संयुग्मी नहीं है, नॉट कॉन्जुगेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो इसका मतलब है अगर हम ऑर्डर निकालते हैं ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर हमने मान लिया पी की पावर एम और एम जो है वह लेस देन है एन से। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है इंटरसेक्शन वाला एरिया है वह ए से छोटा होगा। यह एरिया ए से छोटा है, एक ऑर्डर पी की पावर एन में है, एक ऑर्डर क्या है पी की पावर एन में, तो इसका भी ऑर्डर जो है पी के पावर में ही रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी इससे थोड़ी छोटी होगी क्योंकि ये एरिया इंटरसेक्शन वाला एरिया, याद रखना इंटरसेक्शन वाला एरिया जो होता है ना वो इस एरिया से छोटा होता है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ए और मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो किसका एरिया छोटा होगा। आप देखो डायग्राम देखो, ये हमारे टोटल एरिया ए का है, ये टोटल एरिया बी का है ना, ये टोटल ए का एरिया है, ये टोटल बी का एरिया। ये छोटा सा जो एरिया है ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, यही एरिया कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है वह ए के अंदर आएगा, ये क्षेत्र बी के भी अंदर आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ ए का ऑर्डर पी की पावर एन है तो ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर पी की पावर एम है, तो कौन बड़ा होगा, ये तो बड़ा है ना। तो एम जो है छोटा होगा किससे, एन से। तो यही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इसका जो ऑर्डर है, देखो मैंने इसका ऑर्डर क्या मान लिया है, पी की पावर एम। तो इसका ऑर्डर जब पी की पावर एम लिया है तो मैंने लिखा है एम इज लेस देन एन, क्योंकि ए के साथ इंटरसेक्शन है पूरे इसका, है ना। तो इसका जो है पी की पावर एम हमने ऑर्डर मान लिया। अब एक फार्मूला हम आपको भी बताते हैं जी, ये फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, इसका प्रूफ भी दे चुके हैं हम। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, पी की पावर एन, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, पी की पावर एन, और इसका ऑर्डर हमने क्या माना है, पी की पावर एम।
तो हो जाएगा पी की पावर 2n हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पी की पावर 2n माइनस m। अब m लेस देन है n से, m छोटा है n बड़ा है ना। आप चाहो तो कोई भी एक वैल्यू लेके चेक करके आप देख सकते हो, है ना। तो हमने m और n में क्या रिलेशन बताया है, m इज लेस देन n। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि n+1 या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 2n माइनस m के। ये लाइन कैसे आया, चलिए कुछ वैल्यू लेके देखते हैं, चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। हमने ये कहा है m इज लेस देन n। मान लो मैं m का वैल्यू लेता हूँ 3, तो m का वैल्यू मेरे को क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू या तो 4 या 5 या 6 या 7, 4 ले सकता हूँ या 5 या 6, कुछ भी ले सकता हूँ। याद रखना m और n में क्या रिलेशन है, n इज ग्रेटर है, n ग्रेटर है m से, है ना। m इज लेस देन n। मान लो m में 3 लेता हूँ तो n के वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। अब देखो n+1 क्या होगा, मान लो मैं n के वैल्यू 4 लेता हूँ और m के वैल्यू 3, तो n+1 क्या होगा, 5 होगा। और 2n माइनस m क्या होगा, ये क्या होगा, देखो 2 इंटू 4 माइनस 3 भी 5 आएगा, इक्वल आ रहा है, मतलब ये और ये इक्वल आ रहा है ना। अब मैं n के वैल्यू 5 ले लिया, चलिए n इक्वल टू क्या लिया 5 और m के वैल्यू ले रहा हूँ 3। अब देखते हैं तो n+1 क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। और 2n माइनस m क्या आएगा, 2n हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 7 आएगा। मैंने n 5 लिया, m को 3 ले लिया। तो अब देखो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर होगा इससे, यहाँ पर ये और ये इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि n+1 या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा 2n माइनस m के, है ना। या तो आप लेस देन मिलेगा या इक्वल, आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, लेकिन याद रखना m का वैल्यू जो लोगे वो छोटा लोगे n से, है ना। m का जो भी वैल्यू लेते हो वो छोटा होगा किससे, n से। यदि आप ऐसा लेते हो तो n+1 और 2n माइनस m में n+1 छोटा होगा और 2n माइनस m बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। अब बताइए p की पावर n+1 और p की पावर 2n माइनस m कौन किसको डिवाइड करेगा, ये छोटा क्वांटिटी है बड़ा क्वांटिटी। जैसे मान लो p² और p की पावर 3 कौन किसको डिवाइड करेगा, p इसको डिवाइड कर लेगा p की पावर 3 को, तो p की पावर n+1 डिवाइड करेगा p की पावर 2n माइनस m को, ये हमने लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या है भाई, इसका वैल्यू है आपका ऑर्डर ऑफ axb, तो p की पावर n+1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ axb को, और p की पावर n+1 ऑर्डर ऑफ axb को डिवाइड करे तो उसके समीशन को भी डिवाइड करेगा। तो p की पावर n+1 किसको डिवाइड करेगा, समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ axb को। अब इसको हम ऑर्डर ऑफ g कहते हैं, बता चुका हूं मैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ g। तो p की पावर n+1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, ऑर्डर ऑफ g का वैल्यू याद रखो। अब बताइए हमने स्टार्ट जब किया था क्वेश्चन को तो ये क्या लिखा था, हमने ये लिखा था p की पावर n डिवाइड करता ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन p की पावर n+1 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ g को, ये हमने बोला था। और यहाँ हमने क्या साबित कर दिया, p की पावर n+1 डिवाइड करता ऑर्डर ऑफ g को। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत सपोज किया था। इसका मतलब ये है कि a एंड b आर कॉन्जुगेट, a तथा b संयुग्मी हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबग्रुप, एक उप समूह का प्रसामान्यक। लेट G बी अ ग्रुप, माना G एक समूह है, एंड लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, तथा माना H G का एक उप समूह है। देन तब n ऑफ H, इसमें ऐसे एलिमेंट लेंगे G से जहाँ पर x H x इनवर्स इक्वल टू होगा H के, मतलब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वह x जो है इस n ऑफ H का मेंबर होगा। इस n ऑफ H को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप H। तो n ऑफ H इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप ऑफ H, हिंदी में उप समूह H का प्रसामान्यक कहते हैं। कुछ बातें आपको और याद रखना है। इफ कैपिटल P इज अ P से साइलो सब ग्रुप ऑफ G, यदि कैपिटल P G का एक P सेलो उप समूह है, देन द नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप इज, तब G में P सेलो उप समूहों की संख्या ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ NP होती है। याद रखना कि नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ NP होता है, ये आपको याद रखना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड साइलोस थ्योरम, तृतीय सेलो प्रमेय। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर प्रूफ देखेंगे। द नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप्स इन G इज ऑफ
द फॉर्म 1 plus kp where p is a prime number and k is any integer। G में p सेल उपसमूहों की संख्या 1 plus kp के रूप में होती है, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है तथा k एक पूर्णांक है। मैंने इसके पहले आपको बताया था p सेलों उपसमूहों की संख्या क्या होती है, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ np होता है। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ p सेलो सब ग्रुप। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 1 plus kp आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट कैपिटल P बी ऑफ p साइलो सब ग्रुप ऑफ G एंड लेट ऑर्डर ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू p टू द पावर n। तो हमने कैपिटल P को p साइलो उपसमूह मान लिया है और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो कोटि है वो p की पावर n है। ये फार्मूला मैं प्रूफ करा चुका हूँ। हम क्या करने वाले हैं, a के प्लेस पे p लेंगे और b के प्लेस पे भी p लेंगे। a और b दोनों के प्लेस पे कैपिटल P हम लेंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये। इसका ऑर्डर p की पावर n है, इसका ऑर्डर भी p की पावर n है। तो आ जाएगा p की पावर 2n अपॉन ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन xp x इनवर्स। इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ऑर्डर ऑफ g जो होता है वो होता है समीशन ऑर्डर ऑफ p xp। ये भी याद रखिए, डबल कोसेट का जो ऑर्डर को जब प्लस करते हैं, समीशन करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ g होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप याद रखिए इक्वेशन नंबर 2 को भी। अब हम दो अलग अलग केस लेंगे। पहला केस लेंगे x बिलोंग करता है n ऑफ p में, और सेकंड केस लेंगे x बिलोंग नहीं करता है n ऑफ p में। अगर x बिलोंग करता है n ऑफ p में तो px और xp इक्वल होगा, क्योंकि p के साथ वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x कहाँ बिलोंग करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ p में। तो p के साथ x जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, मतलब xp इक्वल टू px होगा। तो pxp इक्वल टू लिख सकते हो ppx, क्योंकि xp को आप px लिख सकते हो। अब h डॉट h होता है, तो p डॉट p को p लिखोगे। अगर हम ऑर्डर ऑफ pxp निकालते तो ऑर्डर ऑफ px आएगा। और मुझे पता है, आपको मैं बता चुका हूँ कोसेट का ऑर्डर, देखो याद रखना, जैसे ऑर्डर ऑफ hx और ऑर्डर ऑफ h इक्वल होता है, कोसेट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ px इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ p के। और ऑर्डर ऑफ p हमारा क्या है, p की पावर n है। तो ऑर्डर ऑफ pxp p की पावर n आ रहा है कब, जब x बिलोंग करता है n ऑफ p में। अब सेकंड केस लेते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू n ऑफ p। अब x बिलोंग नहीं करता n ऑफ p में, तो px और xp इक्वल नहीं होगा। बोथ साइड x इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, x डॉट x इनवर्स जो है e हो जाएगा। तो p डज नॉट इक्वल टू xp x इनवर्स। p और xp x इनवर्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब p और xp x इनवर्स का इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ मेंबर मिलेगा। और इसका जो ऑर्डर है ये हमने मान लिया है p की पावर m। ऐसा हमने क्यों माना है, क्योंकि कैपिटल P का जो ऑर्डर था वो p की पावर n है। देखिए कैपिटल P का ऑर्डर क्या है, p की पावर n है। और ये जो एरिया है कैपिटल P के अंदर आएगा, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, कैपिटल P के अंदर आएगा, तो उसका भी ऑर्डर इसी फॉर्म में होगा, p की पावर में ही है ना। तो p की पावर m होगा, लेकिन m जो है वो लेस देन है किससे, n से, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है p के अंदर होगा। और कैपिटल P का जो ऑर्डर है p की पावर n है, तो इसका भी ऑर्डर p की पावर m होगा, लेकिन m जो है लेस देन होगा n से। अब इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या बताया था, हमने कहा था ऑर्डर ऑफ pxp इक्वल टू इतना बोला था। इसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया है, p की पावर m। तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ pxp इक्वल टू p की पावर 2n अपन p की पावर m, मतलब ऑर्डर ऑफ pxp टू की पावर 2n माइनस m आ जाएगा। m लेस देन है n से, इसी कारण n प्लस 1 और 2m माइनस m में ये वाला लेस देन होगा, ये वाला ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा, मतलब n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू होगा 2n माइनस m से। मतलब p की पावर n प्लस 1 डिवाइड करेगा p की पावर 2m माइनस m को, और p की पावर 2n माइनस m की वैल्यू है ऑर्डर ऑफ pxp। तो p की पावर n प्लस 1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ pxp को। ये कब हम ले रहे हैं, जब x बिलोंग नहीं करता किसमें, n ऑफ p में। तो p की पावर n प्लस 1 किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ pxp को, इसके समीशन को भी डिवाइड करेगा। तो p की पावर n प्लस 1 समीशन ऑर्डर ऑफ pxp, जहाँ पर x डज नॉट बिलोंग टू np, इसको डिवाइड करेगा। अब p की पावर n प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है इसी का मल्टीपल होगा। इसी का मल्टीपल मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूँ 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, है ना। 2 का ही मल्टीपल होगा 6, क्योंकि 2 डिवाइड 6। अगर मैं कहता हूँ 2 जो है 6 को डिवाइड करता है ना। ये देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड 6, तो 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 ना, तो 2 का ही मल्टीपल होगा ना। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लिखेंगे p की पावर n प्लस 1 इंटू यू। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये हमने बताया था।
इसको हम इस सिग्मा को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक बार लिख रहे हैं एक्स बिलोंग करता है एन ऑफ पी में, दूसरी बार लिख रहे हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू एन ऑफ पी। तो जब एक्स बिलोंग करता है एन ऑफ पी में तो इसका वैल्यू पी की पावर एन है, और इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 5 से पी की पावर एन प्लस 1 यू है। अब यहाँ पर देखो इस सिग्मा में पी की पावर एन उतनी बार आएगा जितने बार एक्स जो है एन ऑफ पी में बिलोंग करेगा, तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी। याद रखना ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी। तो एन ऑफ पी का ऑर्डर हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, एन ऑफ पी से डिवाइड कर देते हैं पूरे रो को। तो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी से इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पी की पावर एन प्लस 1 यू अपन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी आ जाएगा। ये इस प्रकार से आएगा। अब कैपिटल पी जो है वो सब ग्रुप है एन ऑफ पी का, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ पी जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एन पी को। तो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी जो है इसका मल्टीपल होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी को लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ पी इंटू टी। अब ऑर्डर ऑफ पी जो है पी की पावर एन है, ये इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 6 में रख दीजिए इसका वैल्यू ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी की वैल्यू ऑर्डर ऑफ पी की पावर, यहाँ से पी की पावर एन कैंसिल होगा, ये आ जाएगा यू बाई टी इंटू पी। यू बाई टी को के नाम दे दीजिए। तो ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी इज इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस के पी। हमें यही प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पी सैलो सब ग्रुप इन जी इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस के पी। जी में पी सैलो उपसमूह की संख्या 1 प्लस के पी के रूप में होती है। हम क्वेश्चन करते हैं, इफ H इज अ पी सैलो सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G and X belong to capital G, then prove that X inverse is also a P shallow subgroup of G। यदि H समूह G का एक P shallow उपसमूह है तथा X बिलोंग करता है G में, तब सिद्ध कीजिए कि X इनवर्स भी G का एक P shallow उपसमूह है। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि P shallow सबग्रुप क्या होता है। P shallow सबग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो P की पावर M होता है, मतलब P की पावर M ऑर्डर का जो सबग्रुप है वह P shallow सबग्रुप कहलाता है। लेट H बी अ फाइनाइट ग्रुप, हमने मान लिया G, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, G एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड P बी अ प्राइम, और P एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एंड लेट, और हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ G जो है वह P की पावर M इंटू एन है, वेयर जहाँ पर P जो है N को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि P की पावर M डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P की पावर M प्लस 1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा। सिंस H इज अ P सैलो सब ग्रुप ऑफ G, चूंकि H G का एक P सैलो उपसमूह है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ H जो है वह P की पावर M होगा। यहाँ पे याद रखिए P की पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, P की पावर M प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो G का जो सैलो सब ग्रुप होगा वह P की पावर M ऑर्डर का होगा। तो हमने कहा है कि H का जो ऑर्डर है वह P की पावर M होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि XH इनवर्स इज अ P सैलो सब ग्रुप। हमें इसे P सैलो सब ग्रुप बताना है G का। तो P सैलो सब ग्रुप बताने के लिए सबसे पहले इसको हम सब ग्रुप बताएंगे G का, फिर इसका जो ऑर्डर है वह P की पावर M है, ये हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि XH इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ G। XH इनवर्स G का एक उप समूह है, फिर इसका जो ऑर्डर है वह P की पावर M होना चाहिए। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सब ग्रुप आप कैसे प्रूव करोगे, जैसे मान लो X बिलोंग करता है H में, Y बिलोंग करता है H में, और आपने ये साबित कर दिया X डॉट Y इनवर्स बिलोंग करता है H में। ये आपने लेके चला, ये साबित कर दिया, तो H जो है सब ग्रुप कहलाएगा। आप सब ग्रुप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, X Y बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट X डॉट Y बिलोंग टू H, एंड X बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट X इनवर्स बिलोंग टू H। अगर ये दोनों प्रूव करोगे तो भी H सब ग्रुप कहलाएगा। ऊपर वाला कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी और नीचे वाला कहलाता है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आप ये दोनों रिजल्ट प्रूव करके भी सब ग्रुप प्रूव कर सकते हो, या ये सिंगल प्रॉपर्टी आप प्रूव करोगे तो भी वह सब ग्रुप कहलाएगा। कौन? H। यहाँ पर हमें X इनवर्स को सब ग्रुप बताना है, तो हम इससे इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। एक y1 लिया, y1 है X इनवर्स, ये इसका एलिमेंट है जहाँ पे H1 बिलोंग करे कैपिटल H में, और y2 भी इसका एलिमेंट है, ये H2 X इनवर्स है जहाँ पर H2 बिलोंग करे कैपिटल H में। अब हमें निकालना है y1 डॉट y
टू इनवर्स, ये भी बिलोंग करना चाहिए एक्स एच एक्स इनवर्स में। y1 इसका एलिमेंट है, y2 भी इसका एलिमेंट है। अब अगर ये भी अगर इसका एलिमेंट हो जाए तो ये कहलाएगा सब ग्रुप ऑफ जी, यह सब ग्रुप बन जाएगा। तो y1 की वैल्यू रख दिए, y2 का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है a डॉट बी का होल इनवर्स। देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए, a डॉट बी का होल इनवर्स होता है b इनवर्स डॉट a इनवर्स। तो यहाँ पर इसको आप a सोच लीजिए, इसको b सोच लीजिए, तो इसका होल इनवर्स आएगा डॉट इसका होल इनवर्स। अब फिर यहाँ फिर वही फार्मूला लगेगा a डॉट बी का होल इनवर्स वाला, यहाँ h इनवर्स पहले आएगा और डॉट x इनवर्स, और x इनवर्स का होल इनवर्स x हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए x इनवर्स डॉट x ई होता है और h1 डॉट ई करेंगे तो h1 ही आएगा, ये हट जाएगा। इस प्रकार से आएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 दी है। सिंस h इज अ सब ग्रुप, चूंकि h एक उपसमूह है तो h1 और h2 कैपिटल H में बिलोंग करता है। आपने यहाँ कहा है h1 बिलोंग करता है कैपिटल H में, h2 बिलोंग करता है कैपिटल H में, तो h1 डॉट h2 का इन्वर्स बिलोंग करेगा कैपिटल H में। अब इधर हमने s का मल्टीप्लाई किया, इधर x इन्वर्स का, तो कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर रहा है h में, तो इधर s का मल्टीप्लाई करना है, इधर x इन्वर्स का, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये टर्म बिलोंग करेगा x h x इन्वर्स में, यहाँ x का यहाँ x इन्वर्स का। तो आप देख रहे हो कि ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स एच एक्स इनवर्स में, और इसका एक इसके इक्वल है y डॉट वाई इनवर्स के, तो y डॉट वाई इनवर्स बिलोंग कर रहा है एक्स डॉट एक्स इनवर्स में, y डॉट वाई इनवर्स इसका एलिमेंट बन गया। इसका मतलब है एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सब ग्रुप, एक उप समूह है। अब हमें और क्या बताना है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू पी की पावर m, ये हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू पी टू द पावर m। तो हमने एक मैपिंग लिया, कंसीडर अ मैपिंग फाई, एक मैपिंग ले रहे हैं हम, मैपिंग प्रतिचित्रण एक ले रहे हैं फाई फ्रॉम h टू एक्स एच एक्स इनवर्स डिफाइंड बाई, इसका जो एलिमेंट है h है और इसका एलिमेंट है एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल h बिलोंग टू कैपिटल H। अब हम इस मैपिंग को 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। जब ये मैपिंग 1 1 ऑन टू हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब इसका ऑर्डर इक्वल होगा, दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। अब हमें पता है ऑर्डर ऑफ h p की पावर m है, तो इसका भी ऑर्डर p की पावर m हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाई को 1 1 प्रूव करेंगे। फाई आप h1 इक्वल टू फाई आप h2 लेके चलेंगे, h1 इक्वल टू h1 ले जाएंगे। फाई आप h1 यहाँ से आप देखिए ये आएगा x h1 x इनवर्स यहाँ से, फाई आप h2 आएगा x h2 x इनवर्स यहाँ से, इधर x इनवर्स का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी x इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई हमने s का किया है, इधर ही पोस्ट मल्टीप्लाई s का होगा, मतलब प्री में x इनवर्स का मल्टीप्लाई हुआ है, अब पोस्ट में s का मल्टीप्लाई हुआ है। x इनवर्स डॉट x ई हो जाएगा, यहाँ भी x इनवर्स डॉट x ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h1 इक्वल टू h2, तो फाई इज 1 1, फाई बन जाएगा 1 1। अब फाई ऑन टू बताना है, ऑन टू के लिए क्या करना है आपको ये बताना है कि यहाँ के कोई भी एलिमेंट लें उसका प्री इमेज यहाँ बिलोंग करता है, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा लेट एक्स एच एक्स इनवर्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, मान लो एक्स एच एक्स इनवर्स का कोई एक अवयव है, देन तब एन एलिमेंट एच बिलोंग टू कैपिटल एच सच दैट, तब एक अवयव h बिलोंग करता है कैपिटल H में सच दैट, इस प्रकार है कि फाई ऑफ h इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स, इतना आपको लिखना है। आप ये बताना प्रयास कर रहे हो कि इसका एलिमेंट ये है और h का एलिमेंट ये है और इसका p इमेज h है, और h यहाँ बिलोंग करता है कैपिटल H में और ये यहाँ बिलोंग करता है, इसका मतलब फाई बन गया ऑन टू। अब फाई 1 1 ऑन टू दोनों हो गया है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल होगा, तो इसका जो ऑर्डर है p की पावर m है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स p की पावर m हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ p साइलो सब ग्रुप ऑफ G।